हेलो फ्रेंड्स, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम नए प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये फुल कोर्स सीरीज़ चल रही है और मैं डेली एक प्रैक्टिस का वीडियो अपलोड करती हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किस अधिनियम द्वारा भारत में संघ शासन प्रणाली को प्रस्तावित किया गया था। यानी कि ये कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघ शासन प्रणाली को प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन ए है परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 एंड ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जो हमारा ये परिषद अधिनियम है ये 1861, इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी। जो वायसराय की जो कार्यकारी थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद में क्या किया था कि सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी। सदस्य संख्या में क्या किया था, बढ़ोतरी की गई थी तथा भारतीयों का मनोनयन शुरू किया गया था। इसमें जो है भारतीयों का दूसरा काम क्या हुआ था, भारतीयों का मनोनयन प्रारंभ किया गया था। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का मनोनयन प्रारंभ किया गया था और इसकी जो सदस्य संख्या थी इसमें भी बढ़ोतरी की गई थी। जबकि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसमें क्या हुआ कि संघीय शासन प्रणाली, संघीय न्यायालय, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य में भारतीय मंत्रियों की स्वायत्तता, इतनी चीज़ों को इसमें अधिनियमित किया गया था। यानी कि इतनी चीज़ें इसमें की गई थी। तो निम्न में से अधिनियम द्वारा भारत में संघ शासन प्रणाली पूछ रहा है तो ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से संघीय शासन प्रणाली, संघीय न्यायालय जो 1935 है। 1935 में क्या होता है कि संघीय शासन प्रणाली और दूसरा क्या है, संघीय न्यायालय, तीसरा क्या है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और चौथा क्या था कि राज्य में भारतीय मंत्रियों की स्वायत्तता, राज्य में भारतीय मंत्रियों की स्वायत्तता। लेकिन अंतिम निर्णय जो है गवर्नर के पास ही था। अगर कोई कानून बनता है तो उसका अंतिम निर्णय जो है गवर्नर के पास था। और ये हो गया 1935 में हुआ था। अब देख लेते हैं कि 1919 में क्या हुआ था। 1919 में क्या हुआ था, 1919 में हुआ था राज्यों में द्वैध शासन। राज्यों में द्वैध शासन ये कब की विशेषता है, 1919 की है। द्वैध शासन शुरू किए गए थे। और जबकि 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था, इसमें क्या था, देश विभाजन तथा सत्ता हस्तांतरण। अगर इसकी बात करते हैं डी की, तो देश विभाजन एवं सत्ता हस्तांतरण ये हुआ था। तो ये डी में ये हुआ था, ये सी में हुआ था, यानी कि 1919 में। और ये
1935 में हुआ था। तो यही आपका आंसर हो गया कि संघीय क्या है, शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा प्रस्तावित की गई? तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये प्रस्तावित की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी थी? तो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह में, नमक सत्याग्रह में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो जो गांधी जी हैं ये क्या हुआ, खेड़ा जिले के जो वल्लभ भाई पटेल हैं ये क्या हुआ, खेड़ा जिले के बारदोली ग्राम में इन्होंने, जो वहाँ के कृषक थे उनका इन्होंने जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था। और आंदोलन वो काफ़ी सफल रहा। गांधीवादी जो विचारधाराएं थी उस पर आधारित था। गांधी के विचारों को फॉलो करते हुए ये आंदोलन किया गया था। और इसमें क्या हुआ कि इनकी जो नेतृत्व का और सरदार वल्लभ भाई का नेतृत्व की बहुत सराहना हुई। और गांधी ने इनकी जो संगठन की काबिलियत को देखते हुए इनको सरदार की उपाधि दी थी। क्या बोला था? सरदार की उपाधि इसी में इनको गांधी जी ने दी थी। बारदोली सत्याग्रह जो आंदोलन था उसमें खेड़ा जिला था उसमें एक ग्राम था बारदोली, वहाँ पे ये हुआ था। जबकि जो 1917 में ये क्या हुआ था, ये खेड़ा आंदोलन भी हुआ था 1917 में। क्या खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था इसमें, और नमक सत्याग्रह, इसमें इन दोनों का क्या किया था गांधी ने। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था और गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। और ये खेड़ा सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, इसका भी गांधी जी ने नेतृत्व किया था। इसका भी गांधी जी ने किया था। जबकि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था तो ये 1940 में किया गया था। और ये कब किया था? 1940 में ये शुरू किया गया था। ये विचार जो थे गांधी के थे, इसके जो विनोबा भावे ये क्या है, प्रथम सत्याग्रही थे और नेहरू भी थे। इसके दूसरे जो है नेहरू भी थे। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे और दूसरे नेहरू थे। ये दो लोग थे जिन्होंने इस सत्याग्रह को मतलब आगे बढ़ाया था। क्योंकि ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था, अपने ऊपर ही फॉलो होता था। तो इन दोनों लोग इसके सदस्य थे, विनोबा भावे और नेहरू। तो ऑप्शन आपका हो गया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस में मिली? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि गांधी जी ने इनको दी थी, बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था ये भी इसकी डेट नहीं बताई है। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। 1928 में जो है बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और ऑप्शन भी आपका राइट है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। असहयोग एक आंदोलन के कार्यक्रमों में निम्न में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? जो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में, 1 सेकेंड यहाँ पर, ओके, जो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा सम्मिलित नहीं था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ए ऑप्शन है आपका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बी ऑप्शन है न्यायालयों का बहिष्कार, सी है कानूनों की अवमानना और डी है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निर्वाचनों का बहिष्कार। तो हम देख लेते हैं कि जो असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे उसमें एक तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या था? सरकारी अदालतों, कानूनों तथा कॉलेजों का बहिष्कार। सरकारी अदालतों,
सरकारी अदालतों, स्कूल, कॉलेज वगैरह इनका बहिष्कार था। तो इसमें ये न्यायालय आपका आ गया। और उसके आगे क्या था, जो अवैतनिक नौकरियां, सरकारी पद, सरकारी सम्मान, सरकारी पुरस्कार, ये क्या थे, सम्मान, पुरस्कार, नौकरियां, ये सब, इन सब का भी बहिष्कार था, वापस करना था और या तो इनका बहिष्कार करना था। और जो चुनावों का भी बहिष्कार था, ये जो आपका है ये चुनाव, ये भी है, चुनावों का बहिष्कार था। और शराब की दुकानों में, अंग्रेजी घरों, कार्यालयों आदि में कार्य करने से इनकार करना था। जो ये अंग्रेज़ों के घर वगैरह थे, इसमें अंग्रेज़ों के घर, कार्यालय, इनसे काम करने से इनकार, काम से इनकार, ये भी इनके कार्यक्रम में शामिल था। सम्मान और पुरस्कार, नौकरियां, ये सब वापस करनी थी। सरकारी अदालतों, स्कूल, कॉलेज आदि का बहिष्कार करना था। और अगला क्या था कि जो शराब की दुकानें थी, शराब की दुकानों पे धरना था, धरना था। और क्या था, शराब की दुकानों में धरना देना था तथा विदेशी वस्तुओं की होली जलानी थी इनको, यानी कि उपसामान को जलाना था। विदेशी वस्तुओं की होली, विदेशी वस्तुओं की होली जलानी थी इनको, होली जलाना। तो ये इतने सारे कार्यक्रम जो है, जो असहयोग आंदोलन था उसमें सम्मिलित थे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, न्यायालयों का बहिष्कार करना था, और जो चुनाव होंगे उनका बहिष्कार करना था, सरकारी अदालतों, कानूनों, स्कूल, कॉलेज, इन सब का बहिष्कार करना था, सम्मान, पुरस्कार, नौकरियां, ये सब वापस करनी थी, अंग्रेजी घर, कार्यालय में काम से इनकार करना था, और शराब की दुकानों पे धरना देना था, और क्या करना था, विदेशी वस्तुओं की होली जलानी थी। तो जो कानूनों की अवमानना, ये नहीं शामिल था। जो असहयोग आंदोलन में कानूनों की अवमानना नहीं शामिल था, बाकी ये इतनी सारी चीज़ें शामिल थी। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं था, तो कानूनों की अवमानना सम्मिलित नहीं था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 20 अगस्त 1919 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेस्क्यू घोषणा के नाम से, मार्ले घोषणा के नाम से, मिंटो घोषणा के नाम से, परिषद अधिनियम घोषणा के नाम से, किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो जो 1919 में जो था, क्या है, ये मॉन्टेग्यू क्या थे, सचिव थे, मॉन्टेग्यू सचिव थे। और वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड जो है, चेम्सफोर्ड वायसराय थे। तो उस समय जो सुधार की घोषणा की गई थी, तो उसको जाना मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं इसको। और इस सुधार में कौन कौन सी बातें लिखी गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन, कौन सा था, प्रांतों में द्वैध शासन ये था। दूसरा, प्रांतों में विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित श्रेणी में बांटा गया था। दूसरा था, जो प्रांतों में थे, ये विषय थे, जो प्रांतों में विषयों को हस्तांतरित, आरक्षित एवं हस्तांतरित श्रेणी में बांटा गया। आरक्षित वो होते हैं जिन पे ये प्रांत वगैरह शासन, मतलब लॉ नहीं बना सकते थे। हस्तांतरित थे जो उनको कुछ विषय दिए गए थे बनाने के लिए, वो भी, लेकिन लास्ट में क्या था कि उसमें भी गवर्नर का ही लास्ट स्टैंप लगता था, तभी वो कानून के रूप में आते थे। लेकिन हाँ, कुछ हद तक जो है उनको दिया गया था। तीसरा था, केंद्र में वायसराय तथा प्रांतों में गवर्नर प्रशासन के प्रधान बने रहेंगे। तीसरा था, केंद्र में वायसराय और प्रांतों में गवर्नर जो है
कौन रहेंगे? प्रधान बने रहेंगे, यानी कि इन्हीं के अंडर में रहेगा, प्रधान बने रहेंगे। और क्या था? केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि। तो चौथा क्या था? केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में, जो व्यवस्थापिकाएं थी, व्यवस्थापिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि। इसको अभी भी हमने पहले भी देखा था, निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, ये था। और हस्तांतरित विषयों पर चयनित मंत्रियों को निर्णय लेने का अधिकार, पर वीटो पावर गवर्नर के पास थी। जो यहाँ पर हस्तांतरित विषय कुछ उनको दिए गए थे, उनमें क्या था कि वीटो पावर, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी आप एक बार और देख लें। वीटो पावर किसके पास रहेगी? गवर्नर के पास रहेगी, यानी कि लास्ट डिसीजन उसी का होगा। वो सब्जेक्ट बना, विषय पर लॉ बना लेंगे, लेकिन गवर्नर ही उसको पास करेगी कि हाँ ठीक है, ये सही चलेगा या नहीं चलेगा, सही है या नहीं है। और इसी के पूर्व क्या हुआ था? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, जिसमें प्रथम बार सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई थी। तो ये कब हुआ था? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, जिसमें क्या हुआ था कि क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति अपनाई गई थी इसमें 1909 में। तो आपका ऑप्शन हो गया कि ये जो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से उसको जाना जाता है, एक्चुअली उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से जाना जाता है, पर यहाँ पर मॉन्टेग्यू दिया है तो आपको इसी में टिक करना पड़ेगा। तो इसमें जो 1919 की सुधारों की घोषणा में क्या क्या बातें रखी गई थी, एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था, प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित श्रेणी में बांटा गया था, यानी कि कुछ विषय जो आरक्षित रहेंगे केंद्र के पास और हस्तांतरित हो गए थे प्रांतों के जो मिनिस्टर वगैरह थे भारतीय, उनके पास हो गए थे। लेकिन लास्ट जो वीटो पावर थी गवर्नर के पास ही थी। केंद्र में वायसराय प्रधान बने रहेंगे, प्रांतों में गवर्नर प्रधान रहेंगे। तभी जो प्रांतीय सरकार थे, यानी कि प्रांत में जो भारतीय सरकार मंत्री वगैरह थे, वो जो डिसीजन लेते थे, लॉ बनाते थे, उनमें लास्ट स्टैम्प गवर्नर की ही लगती थी, क्योंकि गवर्नर प्रांत का प्रधान था। तो इस समय वीटो पावर क्या हुआ? गवर्नर के पास थी। और केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की गई थी और वीटो पावर गवर्नर के पास ही रहेगी। इतनी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई थी। जो 1919 का सुधारों की घोषणापत्र था, उसमें इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड की थी और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ, निम्न में से किस जगह सम्मिलित हुआ? तो ऑप्शन आपके पास है: ए बेलगांव 1924, बी मद्रास 1927, सी कलकत्ता 1928 और डी कराची 1931। तो ये ऑप्शन ए जो है ये आपका सही हो जाए कि जो एकमात्र अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष थे जिस अधिवेशन में, तो वो बेलगांव में हुआ था, 1924 में हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका सही है। जबकि जो 1924 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, इसमें कौन था? डॉक्टर M.A. अंसारी, डॉक्टर M.A. अंसारी, इनकी अध्यक्षता में हुआ था। और जो कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन जो है 1928 में हुआ था। किसके? मोतीलाल, कलकत्ता अधिवेशन 1928 में मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। और जो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, ये वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। तो
तो कराची अधिवेशन 1931 वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होता है। कलकत्ता अधिवेशन 1928 मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। मद्रास अधिवेशन 1927 डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हुआ था। और जबकि बेलगांव, जिसके एकमात्र अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, एक ही बार अध्यक्षता की थी, तो वो बेलगांव में हुआ था 1924 में। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में बेलगांव अधिवेशन किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सूचियों का मिलान कीजिए और दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है, क्या है, मिचेल्स या मिसेल्स होना चाहिए, मिसेल्स। जन, और इनके सामने है जनमानस की संकल्पना, माओ, अवशेषों की संकल्पना, सी पेरेंटो, लोक युद्ध की संकल्पना, डी अरस्तु, क्रांति की संकल्पना। तो आप आगे ये कूट दिए गए हैं, इससे आपको सही कूट का चुनाव कर। तो देख लेते हैं जो मिसेल्स हैं, मिसेल्स जनमानस की संकल्पना, ये राइट है। ये जो सुमेलित है पेयर जो है ये राइट है। माओ क्या कहते हैं कि ये युद्ध के पक्षधर थे, तो ये लोक युद्ध की संकल्पना, इनकी क्या है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, माओ के सामने 3। लोक युद्ध की संकल्पना थी। जो पेरेंटो थे और इनका क्या था, अवशेषों की संकल्पना थी। और अरस्तु जो है क्रांति की संकल्पना दी थी इन्होंने। ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी परिवर्तन, अगर इवन सरकार भी चेंज होती है तो वो उसको इन्होंने क्रांति माना था। तो अरस्तु ने जो है क्रांति की संकल्पना अरस्तु से संबंधित है। जनमानस की संकल्पना मिसेल्स से है। माओ लोक युद्ध की संकल्पना इनसे संबंधित है। और पेरेंटो से संबंधित है अवशेषों की संकल्पना। तो हमारा क्या हो गया, 1 3 1 3 2 4 1 3 2 4 किस में है, 1 3 2 4, ये पहला जो है हमारा सही है, पहला कोट ये सही है, 1 3 2 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। माउंटबेटन योजना आधार बनी, किसका आधार बनी? ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, ऑप्शन बी सत्ता के हस्तांतरण का, ऑप्शन सी देश के विभाजन का, ऑप्शन डी सांप्रदायिक समस्या के निदान का। तो आपको बताना है कि माउंटबेटन योजना जो है किसका आधार बनी। तो देख लेते हैं, जो ऑप्शन बी है सत्ता के हस्तांतरण का आधार बनी। जो माउंटबेटन योजना थी ये सत्ता के हस्तांतरण का आधार बनी, क्योंकि माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और ब्रिटेन में क्या थे, लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी की सरकार थी जिसने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी थी। और इसके बाद माउंटबेटन को भारत सत्ता के हस्तांतरण का मसौदा तैयार करने के लिए भेजा गया था। माउंटबेटन योजना के तहत भारत को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने पाकिस्तान तथा भारत के लोकप्रिय प्रतिनिधियों को सत्ता सौंप दी थी। इसी योजना के तहत ब्रिटेन की संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था। तो जो माउंटबेटन योजना थी ये सत्ता के हस्तांतरण की थी। माउंटबेटन जो है अंतिम वायसराय थे और ये क्या है, इसके बाद ये क्या, सत्ता के हस्तांतरण का मसौदा तैयार करने के लिए आए थे भारत। इनको जो वहाँ लेबर पार्टी थी ब्रिटेन की उसने भेजा था इनको। और 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के जो लोकप्रिय नेता थे, प्रतिनिधि थे, उनको सत्ता सौंप दी गई थी। और इसी के आधार पे 1947 में क्या हुआ था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसी के आधार पे 1947 में ब्रिटेन की संसद में पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास दादा भाई नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी केशव चंद्र सेन। तो दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। और इनकी जो अपनी बुक थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कौन सी इनकी बुक थी? अन ब्रिटिश रूल
इन इंडिया। इसमें क्या क्या था, इसके द्वारा इन्होंने धन के निकासी के सिद्धांत को बताया था। और इसमें क्या होता है, धन निकासी कि कैसे जो है भारत का धन अंग्रेज यहाँ से निकाल करके और अपने देश जो है ब्रिटेन में पहुँचा रहे हैं, इसका इन्होंने इसी में जिक्र किया था, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्होंने क्या थे, ये राष्ट्रवाद के प्रखर प्रवक्ता थे और वक्ता थे, ब्रिटेन में भारतीय हितों के लिए संघर्ष करते थे, जो दादा भाई नौरोजी हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का इनमें से कौन प्रथम अध्यक्ष था? तो जो बाल गंगाधर द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी जोसेफ बैप्टिस्टा और डी है एनी बेसेंट। तो जो ये बाल गंगाधर तिलक है, ये खुद अपनी जो स्वराज पार्टी की होम रूल लीग का इन्होंने जो है स्थापित किया था, इसके ये प्रथम अध्यक्ष खुद ही थे। तो बाल गंगाधर और एनी बेसेंट क्या है, ये इन दोनों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी तथा दोनों ही खुद के ही अध्यक्ष बन गए थे। एनी बेसेंट भी अपने जो होम रूल लीग था उसकी अध्यक्ष ये भी खुद ही थी, अध्यक्ष ये दोनों स्वयं ही बन गए थे। और तिलक जो है महाराष्ट्र में सक्रिय थे, एनी बेसेंट मध्य प्रांत में थी, ये जो है मध्य प्रांत में सक्रिय थी, जबकि जो तिलक थे ये कहाँ थे, महाराष्ट्र में ये सक्रिय थे। और तिलक ने मराठा केसरी, गीता रहस्य जैसी रचनाएं की। इनकी रचनाएं अगर हम देखें तो मराठा केसरी, गीता रहस्य, ये सब इन्होंने रचनाएं की थी। और जो अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो ये मध्य प्रांत में सक्रिय थी और तथा इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया जैसे समाचार पत्र निकाले। कौन से? कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया जैसे क्या किया इन्होंने, इस समाचार पत्र निकाले थे। तो एनी बेसेंट जो है इन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। इन्होंने कहा थी मध्य प्रांत में किया था, ये स्वयं इसकी अध्यक्ष थी। कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया जैसे समाचार पत्र इन्होंने निकाले। और ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने भी होम रूल की स्थापना की थी और ये महाराष्ट्र में सक्रिय थे, रचनाएं इनकी थी मराठा केसरी, गीता रहस्य। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई थिंक ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित युग्म को सुमेलित कीजिए। तो आपको ये सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है असेंबली बम मुकदमा 1929, बी काकोरी मुकदमा 1925, सी कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924, डी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1926। तो एक्चुअली इसमें जो है होना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्या होना चाहिए? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, प्रिंट इसको गलत कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें असेंबली मुकदमा जो है 1929 में हुआ था, काकोरी मुकदमा 1925 में हुआ था, जो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा था ये 1923 में हुआ था। इसका कारण था कि कानपुर में रूस जैसी बोल्शेविक क्रांति की योजना बनाने के लिए वामपंथी कार्यकर्ताओं के एकत्र होने की यानी कि इकट्ठा होने की सूचना अंग्रेजी सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार उस समय की थी, उसको पहले ही लग गई थी और इसलिए कार्यकर्ता पकड़े गए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उन पर मुकदमा चला था। तो यहाँ पर यही सुमेलित नहीं है। ये हुआ कब था? 1923 में हुआ था। जबकि जो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा है ये 1926 में हुआ था
और इसमें भी क्या था, वामपंथी क्रांति की योजना को तहस नहस करने के लिए चलाया गया था। जो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा था, ये भी वामपंथी क्रांति की योजना को तहस नहस करने के लिए चलाया गया था। और जो 1925 का काकोरी मुकदमा है, ये तो फेमस ही है, जिसमें कि स्टेशन से, काकोरी स्टेशन पर जो है रेलवे ट्रेन को लूटा गया था, सरकारी खजाने को लूटा था। इसमें कौन थे? अशफाक उल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी। अशफाक उल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी आदि को फांसी दी गई थी। और जो असेंबली बम मुकदमा था, ये भी काफ़ी फेमस है, जो कि 1929 ईस्वी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर चलाया, जिन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल के विरुद्ध, जो पब्लिक सेफ्टी बिल आया था उसके विरुद्ध असेंबली में बम फेंका और अपना विरोध दर्ज कराया था। तो ये सारे जो हैं सही हैं, बस यही एक गलत था, तो ये आपका आंसर हो गया। ये सुमेलित नहीं था, कानपुर षड्यंत्र योजना ये सुमेलित नहीं था, ये हुआ था 1923 में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्वराज पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए गोखले, बी तिलक, सी आर दास, डी पी आर दास। तो जो है स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था? तो जो ये सी आर दास थे, ये कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। और इसमें जो है ये क्यों गठित की गई थी? क्योंकि असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद उत्पन्न हुई निराशा को दूर करने के लिए इस पार्टी का गठन किया गया था, यानी कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इसमें मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और विट्ठल भाई आदि इसके प्रमुख नेता थे। कौन कौन थे? नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, विट्ठल भाई। सी आर दास, विट्ठल भाई, ये जो है प्रमुख नेता थे। और भी थे, पर ये तीन जो है प्रमुख थे। और इस दल ने क्या है, विधानसभा चुनाव में भारी विजय प्राप्त की थी। जब ये दल, इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, तो क्या किया था? विधानसभा के चुनाव हुए थे, इनमें भारी जीत ली थी, भारी जीत इसने हासिल की थी, इस पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने। ये जो स्वराज पार्टी है, इसने काफ़ी भारी जीत हासिल की थी। तो जो है सी आर दास जो है संस्थापक अध्यक्ष थे, सी आर दास स्वराज पार्टी के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अरस्तू के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार था। ऑप्शन ए वर्गतंत्र, बी पॉलिटी, सी प्रजातंत्र, डी अधिनायक तंत्र। तो सर्वप्रथम हम अरस्तू का देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया? 158 देशों का भ्रमण किया और वहाँ से जो है सभी एक तुलनात्मक अध्ययन किया, सभी के संविधान का और सरकारों का अध्ययन किया। और इन्होंने पाया कि जो कुछ वहाँ से इन्होंने नॉलेज लिया, उसके आधार पे इन्होंने क्या किया कि गुण और संस्था या संख्या, जो भी है, संख्या या संस्था, कुछ भी कह सकते हैं, और गुण के आधार पे इन्होंने जो है क्या बोला कि इस तरह, दो तरह से इन्होंने सरकार को डिवाइड किया। तो संस्था या उसके आधार पे इन्होंने एक व्यक्ति के शासन को क्या कहा? जो एक व्यक्ति का शासन था, एक व्यक्ति का शासन, इसको इन्होंने बोला कि राजतंत्र है, ये राजतंत्र है, राजतंत्र बोला। और जो कुछ व्यक्तियों का था, कुछ व्यक्तियों का शासन जो था, कुछ व्यक्तियों के शासन को इन्होंने क्या बोला? कुलीन तंत्र बोला, कुलीन तंत्र बोला है। और जो बहुत सारे व्यक्तियों का था शासन, बहुत सारे व्यक्तियों का शासन था, उसको इन्होंने बोला कि ये लोकतंत्र या जनतंत्र है, लोकतंत्र या जनतंत्र बोला इन्होंने। तो और इन्होंने आगे इसका गुण को एक और डिवाइड किया कि अगर उत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट एवं निकृष्ट एवं निकृष्ट, दो आधारों पे डिवाइड किया गुण को इन्होंने, कि अगर एक व्यक्ति का शासन है और वो मतलब समाज के लिए कार्य कर रहा है, तो वो राजतंत्र होगा।
नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर वो अपने लिए काम कर रहा है तो आताताई तंत्र हो जाएगा, आताताई तंत्र हो जाएगा। ये निकृष्ट शासन हो गया, ये उत्कृष्ट यानी कि ये अच्छा शासन हो गया और ये बुरा शासन हो गया। और जो कुछ व्यक्तियों का शासन है ये कुलीन तंत्र कहलाएगा। यदि वो अच्छा काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा तो कुलीन तंत्र कहलाएगा, अन्यथा ये क्या कहलाएगा, गुट तंत्र कहलाएगा। गुट तंत्र, समूह तंत्र भी कह सकते हैं, वर्ग तंत्र, गुट तंत्र ये कहलाएगा। ऐसे इन्होंने बोला कि जो लोकतंत्र होगा जिसमें बहुत सारे व्यक्ति शासन करेंगे, तो अगर अच्छा शासन होगा, उनका समाज के लिए हित में शासन होगा तो लोकतंत्र कहलाएगा, अन्यथा ये भीड़ तंत्र कहलाएगा, भीड़ तंत्र कहलाएगा। और ये अरस्तु मानते हैं कि जब ये सत्ता अत्यधिक अमीर के हाथ में जाती है तो भ्रष्ट हो जाती है, और जब ये अत्यधिक अमीर के हाथ में जाती है तो निरंकुश हो जाती है, गरीब के हाथ में जाने से भ्रष्ट हो जाती है। तो सत्ता क्या है, हमेशा जो है मध्यम वर्गीय, जो है मध्यम वर्गीय लोगों के वर्गों के हाथ में, वर्गीय मध्यम वर्गीय हाथों में होनी चाहिए। और इसी को इन्होंने क्या बोला है, इसी को इन्होंने पॉलिटी, मध्यम वर्गीय तंत्र बोला है या फिर पॉलिटी बोला है, मध्यम वर्गीय तंत्र या पॉलिटी या संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक तंत्र, इतने नाम इनको दिए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका देखिए पॉलिटी निकल के आ गया कि पॉलिटी को इन्होंने सर्वोत्तम प्रकार माना था, क्योंकि ज़्यादा अमीर के हाथ में जाने से ये निरंकुश हो जाती है, गरीब के हाथ में जाने से भ्रष्ट हो जाती है। तो जो मध्यम वर्ग है सत्ता उसके हाथ में रहनी चाहिए, और उसी की इन्होंने पॉलिटी नाम दिया है, मध्यम वर्गीय तंत्र नाम दिया है, संवैधानिक तंत्र नाम दिया है। और जो है इसी शासन प्रणाली को इन्होंने क्या बोला है, स्वर्णिम मध्यमान भी बोला है। एक और नाम दिया है इन्होंने, स्वर्णिम मध्यमान। ये 4 नामों से जानते हैं, और ये पॉलिटी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मध्यम वर्गीय तंत्र, पॉलिटी, संवैधानिक तंत्र, स्वर्णिम मध्यमान, ये जो है अरस्तु के सर्वोत्तम प्रकार था सरकार का, यानी कि मध्यम वर्ग। तो ऑप्शन डी मुझे, हाँ यस मैंने आपको बता दिया है ऑप्शन, और पॉलिटी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जैक्सोनियम सिद्धांत को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, योग्यता प्रणाली, आउटसोर्स थ्योरी, इनामी प्रणाली या संविदा प्रणाली। तो जो जैक्सोनियम सिद्धांत को इनामी प्रणाली भी कहा जाता है। इसको बनाया किसने था, जो अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे, कौन थे, एंड्रयू जैक्सन एवं इनके समर्थक थे, उन्होंने मिलकर के ये जो है जैक्सोनियम सिद्धांत को बनाया था। जो इसको और दूसरा नाम क्या है इसका, इनामी प्रणाली भी इसको बोला जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नांकित में से कौन सा आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए संरचनात्मक समूह, बी संस्थात्मक समूह, सी समुदायात्मक समूह और डी अप्रतिमानी समूह। तो बताना है आपको इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है आमंड के दबाव समूह। दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, अपने जो हित को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, उन्हें दबाव समूह बोलते हैं। तो जो दबाव समूह होते हैं वो सरकार पर प्रेशर बनाते हैं कि जो उनके ग्रुप हैं या जिनके लिए जो समूह हैं, समाज के वर्ग हैं, उनके लिए, उनके हित के लिए वो सरकार पर दबाव बनाते हैं कि उनके इंटरेस्ट को पॉलिसी में रखा जाए, या पॉलिसी में अगर कुछ गलत है उनके लिए तो उसको, उस पॉलिसी को चेंज किया जाए। यानी कि सरकार पर प्रेशर बना करके पॉलिसी को अपने हित में ये कन्वर्ट कराते हैं। और जो आमंड के दबाव समूहों का जो वर्गीकरण है उसमें एक तो संस्थात्मक है, दूसरा समुदायात्मक समूह है, तीसरा अप्रतिमानी समूह, इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। जबकि जो संरचनात्मक समूह है ये आमंड के दबाव समूह में नहीं है। तो यही आपका आंसर ए सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण नहीं है। जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारण थे उसमें से कौन सा नहीं है। एक भारतीय प्रेस, ये तो रहता ही है क्योंकि ये जनसाधारण में जो है जागरूकता फैलाता था।
तो और बी है सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये भी है, रहेगा ही। पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा से लोगों में जो है जागरूकता हुई थी, तो इससे भी। और डी है मुस्लिम संप्रदाय। तो जो है आपका इसमें से बताना है कि कौन सा राष्ट्र भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण नहीं है। तो डेफिनेटली ये मुस्लिम संप्रदायवाद जो है, संप्रदायवाद ना कि मुस्लिम संप्रदायवाद जो है भारत के राष्ट्रवाद के उदय के कारण में नहीं है। जो ये मुस्लिम संप्रदायवाद था, ये अंग्रेज़ों की भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का ही परिणाम था, क्योंकि जो अंग्रेज़ हैं बांटो और राज करो की नीति अपना ली थी इन्होंने। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद अंग्रेज़ों ने सदा ही भारतीय राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए मुस्लिम संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया। और 1909 में यानी कि 1909 में जो है एक इन्होंने क्या किया कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को भी लागू कर दिया। जो 1919 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में इन्होंने क्या किया था, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को भी इन्होंने शुरू कर दिया था। और इससे क्या है, मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और पाकिस्तान निर्माण की ओर अग्रसर कर दिया अंग्रेज़ों ने। धीरे धीरे क्या हुआ कि लीग ने सांप्रदायिक दंगों को अपने समर्थन में दबावकारी अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। जो ये लीग थी, मुस्लिम लीग, इसने क्या किया, सांप्रदायिक दंगों को अपने अस्त्र के रूप में ये इस्तेमाल करने लग गई। और अंततः 1947 में भारत जो है 2 भागों में टूट गया, आप सभी को पता है। तो इसमें मुस्लिम संप्रदायवाद जो है नहीं होगा उदय का कारण। तो आज हमने 15 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। कल फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।